देखिए, आपका ये क्लास का दूसरा पीरियड आज है और हम लोग आस्ते आस्ते सभी पेपर्स को शुरू करके तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला आज एक्चुअली ह्यूमैनिटीज़ में सबसे जो अहम भूमिका होती है वो इकोनॉमिक्स की होती है। इकोनॉमिक्स से सबको डर भी लगता है, लेकिन चूँकि आपका एक बैच स्पेशल बैच है तो सभी विद्यार्थी जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है उनको ही पढ़ना है, इसलिए कि आगे का रास्ता तय करना है तो आपको इस पेपर को भी साथ लेके चलना होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री शुरू होगा और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में आपका पॉलिटी शुरू होगा। यानी कि आई एक्सपेक्ट इस सप्ताह सारे क्लासेज आपको शुरुआत हो जाएगी। अभी भले थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर आपका जो है लगातार सब क्लासेज चलेंगे। आस्ते आस्ते सभी शिक्षक से आपको मिलाया जाएगा और सभी नोट्स वगैरह भी आपको ऐसा कि ऐप में है, आपको मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग सीखते हैं। तो बेसिकली देखो, जो आज हम लोग जो पेपर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिलॉसफी हो या साइकोलॉजी हो या होम साइंस हो, जिस पेपर को भी लेते हैं तो सबसे पहला आपका टारगेट है कि एनसीईआरटी को पकड़ें या एनसीईआरटी को देखें। देखिए, बाकी तो अलग अलग सोर्स रहेगा आपके पास, लेकिन आपका आधार क्या होगा? एनसीईआरटी। जैसे देखिए, कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, इस बार बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है तो हिस्ट्री में 6 क्लास से हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा है। एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन को उठा के दिया है। बहुत पतली किताब से होती है। तो जो भी आप ह्यूमैनिटीज़ कर लिए हैं, चूँकि पहले 6 क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी समझने में, लेकिन चूँकि इकोनॉमिक्स जो है 9, 10 से शुरू हो जाता है, वो 6, 7 में चलता ही नहीं है। लेकिन बाकी जो पेपर है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस है, ये सब 6 क्लास से पहले 6 क्लास से शुरू हो जाता है। तो अगर आप 6 क्लास से पढ़े हैं तो उस बुक को नहीं फेंकना है, बल्कि उस बुक को भी एक बार पढ़ना है। अब वो बुक अच्छा लगेगा आपको। उस समय जब 6 क्लास पढ़े होंगे काफ़ी डिफ़िकल्ट से समझोगे, क्योंकि जब लेक्चर सुनिएगा तो 6 क्लास वाला बुक्स पढ़ लेना है उसको, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, सब का पढ़ लेना है आपको, क्योंकि आगे का रास्ता आपके लिए काफ़ी आपको आसान हो जाएगा। एक्चुअली रेफरेंस बुक्स थोड़ी मोटी मोटी होती है, लेकिन जैसे देखिए आपका जो इकोनॉमिक्स का बुक है इस तरह का बुक्स होगा, दिखाता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो बुक है आपको इस तरह से होगा। 2 बुक्स है, ए माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ए मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इस बुक्स को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आधार हमारा यही होगा। सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब कोई टॉपिक के ऊपर तो मेरा बेस क्या है? एनसीईआरटी। बेस क्या है? एनसीईआरटी। बेस क्या है? बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बुक जो छापा गया है वो। बाकी जितनी किताब पढ़नी है आपको, साहित्य भवन का पढ़ना है, बीके पब्लिकेशन का पढ़ना है, सरस्वती पब्लिकेशन का पढ़ना है, हरिहंत का पढ़ना है, जो बुक्स पढ़ना है पढ़िए, बट बेस आपका एनसीईआरटी ही होगा। इसलिए हमेशा बच्चों कहते हैं एनसीईआरटी को एक लाइन पढ़ेंगे। पहली बार पढ़िए तो कुछ कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़िए थोड़ा अधिक समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, और पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ने के दरमियान या दौरान अलग अलग शिक्षकों की लेक्चर्स भी होती है। तो उसी बुक को जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, तीसरी बार तो पूरा अच्छा लगता है, और तीसरी बार पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्ट पे कमांड हो जाता है। किसी विषय को जब किसी शिक्षक की सहायता से पढ़कर जब समझना शुरू कर देते हैं, तब लगता है कि हम अपने विषय को सीखे हैं, विषय को समझे हैं। देखते होंगे कि जब किसी विषय को नहीं डिस्कस किया गया है तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बट जब उस टॉपिक पे कोई टीचर डिस्कस कर देते हैं तो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो आज हम लोग सीखें क्या, चूँकि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, और आपको हम एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे प्रेजेंटेशन भी देंगे। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपका होगा, वो आपके सिलेबस में ही पढ़ना है। और दुनिया का शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और एक और बता दें, एक और टॉपिक 11th का आपका ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि 11th तो पास आउट है, लेकिन आपके लिए सुविधा यह है कि चूँकि आगे तक आपको लेके जाना है, तो जब हमारे क्या 11th क्लास अभी शुरू होगा कुछ दिन बाद, तो आपको लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेज ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री कर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो। क्योंकि यहाँ समय तो कम मिलेगा, लेकिन अगर वो 10-15 लेक्चर देख लेते हैं तो ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है।
तो सब ये सोर्स क्या है, तो सोर्स एनसीईआरटी होगा, लेकिन हमारा आधार या रिसोर्स कुछ और अलग अलग जगहों से होते हैं जो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, उसको आप समझिएगा तो आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछा तो बनना शुरू हो जाएगा। यानी ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री इज VVI फॉर ऑल ऑफ यू विच यू हैव टू स्टडी इन 11। जो आपके 11 में पढ़ना था उस 11th टॉपिक को, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन कब, अलग से पढ़ेंगे, अलग से उसके लिए समय दिया जाएगा या अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने बताया था जब ऐप में आप जाइएगा तभी तो ऐप में आप लोग को, कुछ लोग को जोड़ा गया है, कुछ लोग नहीं जोड़ा गया होगा, तो उसमें एक ऑप्शन होगा वीडियो, एक होगा लाइव क्लास। तो लाइव क्लास वो जो अभी यहाँ चलता है, अब वीडियो जो अलग से उसको बना के अपलोड कर देते हैं। तो बेसिकली चूँकि ये 12th का बैच होगा तो कुछ स्पेशल लेक्चर्स जो 11th का पार्ट है, बट इट्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू, जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वीडियो के सेक्शन में डाल देंगे। कहिएगा सर क्या इंपॉर्टेंट है? 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, एक ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री क्लास 11th और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस 11th पॉलिटिकल साइंस। ये दोनों काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आप जो बुक्स है एनसीईआरटी का लें, बाकी सब किताब पढ़ें, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, क्योंकि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ का चयन किया है, अपने आर्ट्स का चयन किया है, तो उस चीज़ को तो आपको कमांड करना ही होगा। और उसमें इतने सारे आर्टिकल है कि एक दिन तो याद होगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी कब, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कहीं पढ़े होंगे। तो एक हमारा भारतीय संविधान पे एक स्पेशल लेक्चर हम तैयार करवा रहे हैं, जो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और उसको देखकर उसके बाद फिर किताब को शुरुआत कीजिएगा। अभी 11th का बैच भी जस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन चूंकि टाइम मैच नहीं करेगा, उसका भी 8 से 10, आपका भी 8 से 10 बैच रहेगा, तो दिक्कतें आएगी। अगर टाइम वेरिएशन करेगा तो उस बैच में आपको डाल देंगे। मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा 1 घंटे का डिफरेंस हो, कम से कम पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा इंडियन पॉलिटी है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़ाएं। सोर्स चाहे जो भी हो, वीडियो से पढ़ो, ऑफलाइन क्लास करो, लेकिन पढ़ना ही है। उसके लिए भी कोई अलग से कुछ देना नहीं है, बस आपको समय देना है ना। कहते आप मुझे समय दो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, तो समय आपको देना पड़ेगा, बाकी सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके शुरुआती दौर है। तो शुरुआती दौर में आपको बताना हो क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो हम लोग हिस्ट्री का 11th पोर्शन क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन क्या पढ़ेंगे, और आपका जो है ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट 11th का आपको पढ़ाया जाएगा। बिकॉज ज्योग्राफी 11th का जो कोर सब्जेक्ट है ना, वो कोर सब्जेक्ट 11th में पढ़ना होता है, और 12th में जो पढ़ना है वो अप्लाइड ज्योग्राफी पढ़ना है। यानी कि कुछ सेक्शन ज्योग्राफी का भी, ये सारे चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाएगी आप सभी को, क्योंकि आगे जब CUT दीजिएगा, कल एक बच्चा ने कहा CUT पढ़ना होगा, तो उसको CUT मालूम ही नहीं है। जिस तरीके से साइंस के विद्यार्थी को +2 के बाद IIT जैम करना होता है, एग्ज़ाम देते हैं तब ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उसी तरीके से CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, याद हुआ क्या हुआ? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहुंचना है, तो आपको कुछ और पोर्शन पढ़ना होगा। तो आप आने से पहले बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे कि CUET क्या होता है, CUET क्या होता है। तो CUET एक टेस्ट होता है जो पिछले साल शुरू हुआ था। पिछले साल कौन सा ईयर था? 2022। तो 2022 में इसका पहला एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में इसका दूसरा एग्ज़ाम होगा, और 2024 में आप तीसरा एग्जामिनेशन देंगे। यानी कि आपके लिए एक आधार बन जाएगा। 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है, क्या पैटर्न होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम कुछ कंटेंट आपको अपलोड करते रहते हैं, क्लास में अलग अलग टीचर बताते रहेंगे। तो कहिएगा सर इसमें क्या पढ़ना है? इसमें वही सब पढ़ना है जो आप 11-12 पढ़ते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ना होगा, जो अलग से भी पढ़ाए जाएंगे। 2 इंटरेस्ट, जिसका मन है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें तो उसको फिर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मन तो सबका होता है, कुछ घरेलू समस्याएं होती है। लेकिन याद रखिए, जितना खर्च करके आप पटना में रह के पढ़ते हैं, उतना से कम पैसा में रहकर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसको शांति निकेतन कहते हैं बंगाल में है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये तो खैर स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है,
उसी तरीके से आपका यह है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मधेपुर मोतिहारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के बाद। अगर एग्ज़ाम देते हैं, देखिए अगर आप तैयारी करते हैं तो कम नंबर आना, ज़्यादा नंबर हो सकता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम ही नहीं दिए, है ना, जैसे इस बार जो एग्ज़ाम दिए उसका कम नंबर आया, तो लास्ट चांस में उसको यूनिवर्सिटी मिल गया कोई ना कोई। इसलिए याद रखिए, लाइफ में एक बार अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए आपको इसकी तैयारी करनी होगी। क्लियर? तो चलिए हम लोग ये देख लिए कि बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम था, तो मालूम हो गया CUET क्या होता है। बोलो, सी का मतलब, या ऐसे बोलो, सी का मतलब कॉमन, यू का मतलब यूनिवर्सिटी, ई का मतलब इंटरेस्ट, और टी का मतलब टेस्ट, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। याद रखा ये क्या है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, NTA के द्वारा, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा कराई। ये भी GS का क्वेश्चन हो गया। NTA मतलब क्या? नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा CUT की टेस्ट होती है, जिसमें जो है 11th-12th करने के बाद विद्यार्थी को जो BA करना होता है, UG मतलब न ग्रेजुएट कोर्स करना होता है, तो अच्छे विश्वविद्यालय में इसकी एडमिशन होगी। आने वाला कल में स्टेट गवर्नमेंट की भी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था करने वाली है, ताकि जैसे जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए टेस्ट पास करना होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए टेस्ट पास करना होता है, तो उसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी को भी यदि अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो उसको टेस्ट के गुजरना पड़ेगा। चलिए कुछ तो सीखे। हाँ वो आ जाओ, हम लोग बाबू एक बुक्स आपका सोर्स होगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या, आप लोग हिंदी में हैं, दोनों भाषा का ये PPT आपको दिया जाएगा ताकि थोड़ी सी अंग्रेजी भी मजबूत आपकी हो। इसलिए अंग्रेजी मजबूत हो कि आगे जब आप पढ़ने को जाओगे, है ना, तो थोड़ा सा अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़े या कल होकर आप अधिकारी बनते हैं तो दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इंग्लिश भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्लासेस में लगातार रहेंगे, कुछ कुछ भाषाएं, है ना, कुछ कुछ शब्द करके आपको सीखने। जिस तरह से आपका देखते होंगे कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं मेडिकल की तैयारी करते हैं और थोड़ा थोड़ा करते करते वो अच्छे अंग्रेजी पे भी कमांड कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा नहीं कि बिहार बोर्ड के बच्चे कि मेडिकल में एडमिशन नहीं लेते हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में नहीं होती, समानता इंग्लिश में ही होती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी इंग्लिश में ही होती है, लोग क्वालिफाई करते हैं। तो आपका कंसेप्ट होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी एक भाषा है ना, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपका आस्ते आस्ते वो भी क्या हो जाएगा, आपको ठीक हो जाए। देखो बेसिकली अर्थशास्त्र हमारे दुनिया के संचालन के तरीकों को समझने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता है। हमारे द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए गए जाने वाले विकल्पों से लेकर व्यवसाय या सरकारें अपने वांछित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करती है। हर दिन लोग ऐसे चुनाव करते हैं जो बड़े या छोटे तरीकों से उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक देखो पारा इसलिए है, देखो समझो दोनों भाषा है। इकोनॉमिक्स क्या है? प्रोवाइड्स द इनसाइट। इनसाइट का मतलब देखो यहाँ, इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि है कि नहीं, एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क। एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना, क्या करना? विश्लेषण करना, है ना। और वर्क रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंड द वे ऑफ द वर्ल्ड टू ऑपरेट, मतलब पूरे विश्व को कैसे ऑपरेट किया जाए। जैसे ना एक परिवार को सीमित पैसा में कैसे चलाया जाए, ये सबसे अच्छा कौन जानती है? माँ जानती है। इसलिए कहते हैं मदर इज द गुड मैनेजर। मदर हैज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, मदर हैज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज। चलो मैंने एक वर्ड कहा रिसोर्सेज, आ जाओ बोर्ड पे। मदर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं सीमित संसाधन। सीमित संसाधन। एक परिवार के पास, परिवार चाहे जो वो हो, संसाधन सीमित होता है। यहाँ पे संसाधन का मतलब इनकम सीमित होता है। इनकम का मतलब क्या होता है? आय।
लेकिन उसकी आवश्यकताएं बहुत होती है ना। संसाधन क्या है? सीमित है। आवश्यकता क्या है? बहुत है। अब उस सीमित संसाधन में कैसे कैसे खर्च करें कि सभी ज़रूरतें पूरा हो जाए, ये सबसे अच्छा कौन जानती है? माँ जानती है ना। उस सीमित संसाधन में कुछ पैसा बचा भी लेती है। तो मदर इज ए गुड इकोनॉमिस्ट। मदर इज इकोनॉमिक्स बाय बर्थ। वो जन्म से ही अपने आप में अर्थशास्त्री है। क्लियर? तो ये जो रिसोर्सेज है बाबू, रिसोर्सेज पढ़ते हैं ना कि रिसोर्सेज सर क्या होता है, समझ जाओगे। रिसोर्सेज का मतलब क्या? संसाधन। यस, जैसे देखो यहाँ पे समझो, अब आज सीख जाओगे, कम से कम कुछ बातें सीख के जाइएगा आप यहाँ से। जैसे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड, 4 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। लैंड, क्या बोलते हैं इसको? भूमि। लेबर, क्या बोलेंगे इसको? श्रम। कैपिटल, क्या होगा? पूंजी। ठीक है, क्या होगा? पूंजी। एंटरप्रेन्योर, जैसे उसको बोलते हैं उद्यमी। जैसे मुकेश अंबानी एक एंटरप्रेन्योर हैं, रतन टाटा एक एंटरप्रेन्योर है ना, अशोक बजाज एक एंटरप्रेन्योर है। जो बिजनेस चलाने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो किसी भी देश के ये रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि ज़मीन जो प्रोडक्टिव हो, लेबर और पूंजी और एंटरप्रेन्योर। अगर ये देश के पास बहुत है तो बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। जो गरीब होते हैं, एक समझो एग्जाम्पल से, गरीब परिवार के पास ज़मीन भी नहीं होता, उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी कम होते हैं और उसके पास पूंजी की कमी होता, ऐसा गुण उसके पास नहीं होता, गरीब। अमेरिका पास रिसोर्सेज बहुत है, मतलब अमेरिका के पास प्रोडक्टिव लैंड बहुत है, अमेरिका के पास प्रोडक्टिव लेबर बहुत है, अमेरिका के पास पूंजी बहुत है। अमेरिका में यानी कि सैन फ्रांसिस्को में हज़ारों की संख्या में, हज़ार की संख्या में, लगभग 30,000 की संख्या में वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं। अब पूरी इंडिया में 30 गुने रहते हैं। सोचिए इंडिया कितना पीछे है। सैन फ्रांसिस्को एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है यूएस में। क्लियर? ते अर्थशास्त्र में अगर हम बोले संसाधन का मतलब क्या? लैंड, बोलो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये समझे भाषा? क्योंकि भाषा भी समझना है, आप हिंदी मीडियम के हैं लेकिन थोड़ी अंग्रेजी भी समझेंगे। आज उद्यमी का मतलब समझे ना कम से कम। उद्यमी का मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर। बोलो मेरे साथ, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। पूंजी का मतलब तुम लोग क्या बोले थे? राजधानी बोले थे ना अभी। यहाँ पूंजी का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब पूंजी। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल मतलब क्या हुआ? पूंजी। लेबर मतलब क्या? श्रम। हम भी एक लेबर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी एक काम करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, लेबर हैं। ठीक है। लैंड मतलब एग्जाम है कि नहीं? ये तो समझे ना? क्या समझे? कि इसको बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं? यहाँ समझ गए? चलो, इकोनॉमिक्स की भाषा को समझेंगे और ये सब आगे भी काम देगा। जब हम लोग किसी पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स ही पढ़ना शुरू करते हैं, न जाने कितने सारे फार्मूला सर बताते हैं डिराइव करके। तो उसी तरीके से इसलिए कहें कि ये तो भाई किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो भाई इसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए हटाते हैं। लिख लिए थे आप लोग? लिख लिए थे। चलो भैया और कुछ सिखाएंगे इसी में, आपका वर्डोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाएगा। देखो लैंड है ना, तो लैंड के लिए क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड के लिए क्या मिलता है? सुनो, रेंट के लिए क्या मिलता है? रेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? किराया बोलते हैं ना। तो लेबर को क्या मिलता है? वेज मिलता है ना, वेज। वेज का मतलब क्या? मजदूरी। और इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट।
यदि आप बैंक से लोन लेते हैं या किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूद। और इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट, लाभ। तो लिख लो नीचे, किराया, मजदूरी, सूद और लाभ। ठीक है, सब सिखा देंगे। किराया, मजदूरी, सूद, लाभ। ठीक है, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर पेमेंट, साधन आय। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। या आगे जब पढ़ाएंगे तो इसी के योग को कहते हैं राष्ट्रीय आय। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी सिस्टम को इनकम ऐसे नहीं होता है, या तो रेंट से होगा, मकान मालिक रेंट के रूप में पैसा कमाते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं तो वेज के रूप में पैसा कमाते हैं, अगर हम बैंकर्स हैं, महाजन हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम कंपनी के मालिक हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। और सबको जोड़ दें तो क्या बोलते हैं? इनकम। कौन से इनकम? फैक्टर इनकम। कौन से इनकम? फैक्टर इनकम। हिंदी में बोलते हैं साधन आय। क्या बोलते हैं? साधन आय। तो देखो यहाँ तक सीख गए, लिख लो पहले, हम फिर दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि इनकम प्लस वेज, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये सारा क्या हो गया? ये सब मिला के क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं इसको? साधन आय। समझे? लिख लो। यानी कि थोड़ा अंग्रेजी भी सीखना चाहिए। सीख रहे हो ना? ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आते हैं, हम लोग को क्या पढ़ना शुरू करना है? देखो, हम लोग को शुरू करना है इसमें पेपर जिसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना? इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इकोनॉमिक्स। ये तो सीख गए। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। तो कितना शब्द से बना? दो शब्द, दो शब्द है ना जी। क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ। और दूसरा क्या है? तो अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, मतलब अर्थ का मतलब धन, धन का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेल्थ। वेल्थ मतलब धन, और इसको बोलते हैं साइंस। ठीक है, यानी कि इसको एक लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक्स। लिखो इसको पहले। ठीक है, चलिए
यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो एक चीज सीख गए को अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? धन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चल अब हम लोग आगे देखते हैं। इतने सारे कुछ सीखे हैं। देखिए, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बनना भी शुरू हो जाए। क्वेश्चन पूछता भी है कि अर्थशास्त्र है ना, में अर्थ का मतलब क्या होता है? क्या लिखिएगा? धन होता है। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुआ, इसका लोग अलग अलग विचार हैं। लेकिन अगर हम भारत में हैं तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में जो सर्वप्रथम पुस्तक है ना, अर्थशास्त्र में जो सर्वप्रथम पुस्तक है वो पुस्तक है, देखो वो पुस्तक चाणक्य का नाम सुने हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं? कौटिल्य कहते हैं ना, कौटिल्य, या इन्हीं को बोलते हैं अच्छा विष्णुगुप्त। हिंदी में है चाणक्य या कौटिल्य। एक किताब जो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस बुक्स का नाम था अर्थशास्त्र। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है 12th में कि अर्थशास्त्र बुक्स किसके द्वारा लिखा गया? तो अर्थशास्त्र बुक जो लिखा गया है चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा। हालांकि ये जो बुक्स है इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें दर्शन है, इसमें फिलॉसफी है ना। तो इस बुक्स को जो कहा जाता है ना, इस बुक्स को जो कहा जाता है वो इस बुक्स को जब पॉलिटिकल साइंस सर पढ़ाएंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। इस बुक को कहा जाता है राजनीति अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? राजनीति अर्थशास्त्र। यानी कि जो बुक्स प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है लेकिन किताब मानी जाती है। बेसिकली चाणक्य जो है इनके बारे में पढ़ते हैं तो चाणक्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य का नाम आप लोग सुने होंगे। मौर्य साम्राज्य के सबसे पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? और उनके बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और उनके बेटा का नाम क्या था? अशोक, चक्रवर्ती अशोक। नाम सुने हैं? तो 3 चीज़ सीखे अपना। पहला क्या सीखा कि चाणक्य ने इस पुस्तक को लिखे हैं, कौटिल्य ने इस पुस्तक को लिखे हैं। हालांकि इस पर कुछ विवाद करते हैं लेकिन अल्टीमेटली श्रेय इन्हीं को जाता है। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक वैसे व्यक्ति जो छोटे से बालक थे उसको राजा बनाने में एक भूमिका निभाई। और चाणक्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। उनका बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। उनका बेटा का नाम क्या था? चक्रवर्ती अशोक। यानी कि चक्रवर्ती अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पौत्र थे। कौन थे? पौत्र थे। ऐसे। और बेसिकली जो चाणक्य हैं वो अर्थशास्त्र के आचार्य थे। कहाँ? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कहाँ थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है?
अब वो पाकिस्तान में है, तब वो भारत का पार्ट हुआ करता था, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो सब भारत का ही पार्ट हुआ करता था। म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा कहते थे, बर्मा भी 1935 में अलग हो गया भारत से, तो सब भारत का ही पार्ट हुआ करता था। उसका हमारा जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। सोचिए हमारा जो साम्राज्य था कितना विस्तार साम्राज्य था। यानी कि चाणक्य कौन थे? चाणक्य अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। कहाँ थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? पाकिस्तान में अब है, पहले कहाँ था? भारत का पार्ट था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। नालंदा से भी पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अभी आप लोग पढ़ते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इन जानते थे? लेकिन आज मैंने सीखा एक और विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी was part of India, but after partition, आज़ादी के बाद it has been part of Pakistan. Now it is a part of Pakistan. अब पाकिस्तान का भाग है, क्लियर? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे जहाँ पे अच्छी पढ़ाई, जिस तरह से नालंदा में भी पढ़ाई होती है, और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया, रिहेबिलिटेट किया गया। हमारी जो सरकार है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही, और केंद्र सरकार ने भी सहायता की, विदेशों से भी सहायता मिला, और वो विश्वविद्यालय बन के तैयार है। कहाँ है? नालंदा, मतलब राजगीर में है। यानी कि नालंदा की खंडर कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो नया वाला बना नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है बाबू? राजगीर में, मतलब पुनः शुरू हो गया है। और एक और विश्वविद्यालय हमारे कहाँ हुआ करता था जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। तो सीखा ना आपने? विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। नालंदा कहाँ है? राजगीर के पास नालंदा खुद एक जिला है। और उसके बाद तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में अब है। एक और विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसको बोलते तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, जहाँ खुदाई चल रही वो भी बिहार में ही है। तो जो बिहार को लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं, तो सोचिए वो बिहार के नहीं चाणक्य थे, इनकी कर्म भूमि बिहार रही है। यहाँ ऐसे राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पूरी दुनिया पे शासन किया। अखंड भारत की बात करते हैं। आज तो भारत बहुत छोटा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। उस समय साम्राज्य था जब पूरे, मैंने बताया, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब भारत का ही पार्ट हुआ करता था। भूटान भी भारत का पार्ट हुआ करता था, और पढ़िएगा श्रीलंका ही भारत का पार्ट हुआ करता था, और फिर एक तो हमारा नेपाल भी हमारा पार्ट हुआ करता था। इतने बड़े साम्राज्य की जो सुपरविजन होता था इस पाटलिपुत्र की धरती से होता था। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बेकार हैं। तो सोचिए, जो पूरे दुनिया को शिक्षा देने का एक जगह था और जो पिछड़ गया, इसके पीछे एक कारण नहीं होता, कुछ धार्मिक कारण था, कुछ राजनीतिक कारण था, कुछ आपसी रंजिश था जिसके कारण पिछड़ गया। नहीं तो आज़ादी के वक्त भी बिहार का जो स्थान था चौथा था। आज बिहार का स्थान नीचे से पहला है, नीचे से पहला, यानी ऊपर से सबसे नीचे। लेकिन आज़ादी के वक्त भी बिहार का स्थान चौथा था। और आज़ादी में भी बिहार के एक से एक लोग हुए जिन्होंने ना सिर्फ लड़ाई से बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी उन्होंने दिया। इंटेलेक्चुअल समझ लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्लियर? चलिए, हम लोग लेक्चर के दरमियान बहुत नए नए चीज़ों को भी सीखने का प्रयास करते हैं। आप लोग को सीखना है, सिखाएं चाहे जो शिक्षक, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? आप लोग को सीखना है। ठीक है? आप लोग को सीखना है। सीख गए? चलिए, अब आइए, लेक्चर्स भी रहेगा आपके पास, डाउट होगा दोबारा पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा। ठीक है? देखो, अब जो है, जो इकोनॉमिक्स शब्द है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। तो दो ग्रीक वर्ड, ग्रीक कहाँ है? ग्रीस, नाम सुने ग्रीस का? दो ग्रीक
वर्ड। ग्रीस का नाम नहीं सुने हैं? सिकंदर का नाम सुने हैं? सिकंदर द ग्रेट वहीं के रहने वाले थे, ग्रीस के। ठीक है, अब तो समझ गए। सिकंदर कहाँ रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। तो ग्रीक शब्द है, दो ग्रीक शब्द है, एक का नाम है ओइकोस और दूसरा का नाम है नेमीन। ठीक है, जैसे बोलते हैं काऊ मतलब गाय, तो ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। ओइकोस को पहले करते हैं ट्रांसलेट हम लोग अंग्रेजी में। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड अगर इसको हिंदी में कहते हैं तो गृह कहते हैं, इसको कहते हैं प्रबंधन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इकोनॉमिक शब्द कौन से शब्द से बना है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ग्रीक शब्द से बना है। कौन शब्द से बना है? तो कौन? दो शब्द से बना है, एक है ओइकोस और दूसरा है नहीं। इसमें हिंदी अंग्रेजी नहीं होगा। अब वही वर्ड है ओइकोस और नेमीन। अब पूछेगा ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड, और नेमीन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। चल अब देखो, यहां पर एक वर्ड है हाउस होल्ड। यहां पर हाउस होल्ड का मतलब फैमिली से है, हाउस होल्ड का मतलब स्टेट से है, मतलब देश या राज्य से है। जैसे भारत एक राज्य है, बिहार एक राज्य नहीं है। बिहार राज्य की तरह है, बट बिहार के पास सॉवरेंटी नहीं है, तो भारत एक स्वतंत्र राज्य है। भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, भारत एक रिपब्लिक स्टेट है। हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं बिहार एक रिपब्लिक स्टेट है? क्या कह सकते हैं बिहार एक सोवरेन स्टेट है? क्या कह सकते हैं बिहार एक इंडिपेंडेंट स्टेट है? नहीं कह सकते हैं, है ना। क्योंकि बिहार के पास अगर किसी राज्य के होने के लिए आप पढ़ते हैं कि जनसंख्या का होना ज़रूरी है, सरकार का होना ज़रूरी है और ज़मीन का होना ज़रूरी है, तो बिहार के पास सरकार भी है, बिहार के पास ज़मीन भी है, बिहार के पास जनसंख्या भी है, लेकिन बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। भारत के पास संप्रभुता है ना। भारत एक संपूर्णता संपन्न राज्य है। भारत एक राज्य है, बिहार एक राज्य नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए है क्या कि हाउस होल्ड, मतलब कि यहाँ पे देखिए हम लोग जो लिखते हैं एक डिफिनेशन लिखते हैं, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र बतलाता है कि हमें अपने सीमित संसाधन में अधिकतम संतुष्टि की पूर्ति कैसे करेंगे, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कैसे करेंगे। क्लियर? लिख लो। ठीक है,
चलिए, अब हम लोग शुरू में आपको बताए थे, क्या बताए थे बाबू? शुरू में बताए थे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। लिखो लिखो, अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं अनंत होती है। क्लियर? आगे लिखिए, अर्थशास्त्र विषय हमें यह बतलाता है कि हम सीमित संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें। हम अपने सीमित संसाधनों का, अर्थशास्त्र विषय हमें बतलाता है कि हम सीमित संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, ताकि अधिकतम संतुष्टि पहन चाहते हैं जी। जैसे आपके पास देखो, तुम्हारे पास मान लिया कि एक्स्ट्रा 500 रुपया आया, तो तुम्हारे पास क्या है, इस 500 रुपये का तुम क्या कर सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो, या 500 रुपये का स्पेशल मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो, या 500 रुपये में दोस्तों के साथ गोलगप्पा या पार्टी मना सकते हो। तो जो सीमित संसाधन होता है उसका वैकल्पिक उपयोग होता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सीमित संसाधन का वैकल्पिक उपयोग होता है। इसलिए सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। इसलिए व्यक्ति के सामने समस्या होती है चयन की। चयन समझते हैं, चॉइस की। जैसे देखो, समय भी एक रिसोर्स है। अब जैसे 500 रुपये की बात करें, ये रुपया 500 रुपया ना जी, देखो 500 रुपया है, तो है ना कि या तो तुम बुक खरीदोगे, या तो मोबाइल खरीदोगे, या कुछ और करोगे। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? क्योंकि संसाधन सीमित है, आय सीमित है। जैसे कि मान लिया कि तुम्हारे पास मंथली 5000 घर से आता है, तुम एक ही दिन में खर्च कर दोगे, जाके पार्टी मना लोगे। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उसको पता है ना कि हमको किस पैसा कहाँ पे खर्च करना है, क्योंकि बार बार तो 5000 आपको घर से आएगा नहीं, एक बार मिल गया सो मिल गया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में एक समस्या होती है। उस समस्या क्या होती है? चयन की समस्या। तो क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र में चयन की समस्या क्यों होती है? तो लिखिएगा कि अर्थशास्त्र में चयन की समस्या इसलिए होती है क्योंकि संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। जरूरत तो आपको बहुत सारी चीज़ का है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हुआ तो सोचते हैं पहले कपड़ा सिला लें या पहले किताब खरीद लें। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो व्हाई देयर इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? इट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन में आएगा चयन की समस्या क्यों होती है? तो सीमित संसाधन के कारण अर्थशास्त्र में चयन की समस्या होती है, क्योंकि वो सीमित संसाधन का वैकल्पिक उपयोग है ना। जैसे जो पैसा आया उससे कपड़े भी खरीद सकते हैं, उसे पढ़ाई का कोर्स भी खरीद सकते हैं, या बुक्स खरीद सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं आपको ज़रूरत क्या है। अब जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि पहले पढ़ाई ज़रूरी है, कि पहले शादी ज़रूरी है। तो पहले लड़कियां बड़ा होती थी तो पेरेंट्स सोचते थे हम इसको शादी करवा दें। अब सोचते थे हम पढ़ा दें, लिखा दें, पढ़ लिख जाएगी, 5 साल नौकरी करेगी, पैसे जमाएगी, तब शादी विवाह होगा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आगे बताएंगे कि जो हमारे पास सीमित संसाधन होता है उसको सोचते क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, ये सारी बात बताएंगे। लेकिन लिखो नेक्स्ट सेंटेंस में, अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या होती है। अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या होती है। आप लिखो, उसी नेक्स्ट पैरा लिखो। हाँ, चूंकि संसाधन सीमित है
चूँकि संसाधन सीमित होती है और आवश्यकताएं अनंत होती है। चूँकि संसाधन सीमित होती है और आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या होती है। क्लियर? इसलिए अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या होती है। हो गया? चलो, तो आपने सीखा अर्थशास्त्र की कुछ बातें, और क्लियर? सीखे इतना चीज? अब देखिए, बेसिकली जो पहले इकोनॉमिक्स था, उस इकोनॉमिक्स को पहले क्या बोलते थे? पॉलिटिकल, क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मतलब राजनीतिक अर्थशास्त्र। देखिए, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है एडम स्मिथ, नाम सुने? एक व्यक्ति, इनका नाम क्या है? एडम स्मिथ। ठीक है? तीनों ने क्या किया? ये बोले भाई ये अलग हो जाओ, पॉलिटिक्स अलग और इकोनॉमिक्स अलग। मतलब राजनीतिक अलग हो गया और अर्थशास्त्र अलग हो गया। यानी कि एडम स्मिथ के पहले बुक्स यानी अर्थशास्त्र को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। एडम स्मिथ बेसिकली 1776 में, कब? 1776 में आए और एक किताब लिखे। इस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। और बोले अब इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए, और इस किताब के जरिए यानी कि ये जो बुक्स था, कौन सा बुक था? वेल्थ ऑफ नेशन में सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात की गई, और पहले का जो भी अध्ययन था उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए, और इसमें कहा गया कि भाई ये अलग हो जाओ, ये अलग हो जाओ। इसलिए कहा जाता है कि एडम स्मिथ पहले व्यक्ति है जिन्होंने अर्थशास्त्र का सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किए और एक बुक कंपाइल किए जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। पब्लिश कब हुआ था? वेल्थ ऑफ नेशन कब पब्लिश हुआ था? 1776 में। कब पब्लिश हुआ था? 1776 में। और इन्हीं के वो कहाँ कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। किन्हें? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, अर्थशास्त्र की फादर कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आपने सीखा कि क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को राजनीतिक और इकोनॉमी यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दो अलग अलग भागों में बांटे, और प्रीवियस जो भी इकोनॉमिक्स पे अध्ययन था उस सभी को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करके किताब लिखे, जिस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। लिखो। हो गया? चलो, अब देखो इस जो वेल्थ ऑफ नेशन है लिखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की नाम है। कब आई थी बाबू? 1776 में आई थी। बेसिकली इसको शॉर्ट में कहते हैं। इस किताब का पूरा नाम, बड़ा का नाम है इसका। देखो,
इस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation। इस पुस्तक का नाम क्या है? नाम याद हुआ? याद करके आइएगा। एन इंक्वायरी, बोलो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो इस बुक का नाम बड़ी है, वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में कहते हैं। पुस्तक कब आई थी? 1776 में। और एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड कहाँ है? ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन कहते हैं, क्लियर। वहीं पे एक राज्य है स्कॉटलैंड। क्या है? राज्य स्कॉटलैंड। वहीं के कौन रहने वाले थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक। चलो आज यहीं तक रखते हैं।